आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को भूमंडलीयों का जो पाठ पढ़ा रहे थे उसके अगले भाग को के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो है इस भाग में ब्रिटेन और शेष विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका, जैसे अभी आपको पिछले वीडियो में अफ्रीका के बारे में बताया था कि अफ्रीका में जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ पे जो है भारत से क्या प्रभाव पड़ा, भारत के लोगों को दूसरे देशों में ले जाके मीडिया मजदूर के रूप में ले जाके जो है वह वेस्ट इंडीज के तमाम चीजों के ले जाके बता दिया गया, गिनी और अफ्रीका के देशों में बता दिया गया। तो उससे जो है उनके बचने के कारण जो है वहाँ पे तो अनेक परिवर्तन आए और परिवर्तन का प्रभाव धीरे धीरे और आगे क्या प्रभाव उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ब्रिटेन और विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की जो भूमिका है, तो भारत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ, उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई और उत्पादन की वृद्धि के कारण खाद्यान्नों एवं कच्चे मालों के निर्यात में भी भारत द्वारा वृद्धि हुई और ब्रिटेन द्वारा लाभ द्वारा दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की पूर्ति कर लेता था, लेकिन बहुपक्षीय बंदोबस्त इसी सिद्धांत पे काम करता था। तो इसके अंतर्गत एक देश के मुकाबले दूसरे देश से होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के व्यापार से होने वाले मुनाफे से अर्जित करके की जाती थी। मैंने उसमें था कि अगर मान लीजिए कोई भी देश से घाटा है, तो व्यापार हो रहा है या क्षेत्रों में घाटे हो रहे हैं, तो वह तीसरे देश के व्यापार से या किसी के जो लाभ होते थे उससे उस घाटे की भरपाई कर ली जाती थी। तो इस प्रकार ब्रिटेन के घाटे की भरपाई 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अतिरिक्त उसे व्यापार के अधिशेष मिलता था, जिसके तथाकथित होम चार्जेज को निपटारा हो जाता था। इन चार्जेज में ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी धनराशि व्यापारिक तथा ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अफसरों की पेंशन शामिल हुई। माने उसमें तमाम जो खर्च होते थे उससे निकाले जाते थे। उसके बाद महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था, देखिए दो महायुद्ध हुए हैं, उसमें पहला विश्व 1914 से 1918 और दूसरा विश्व जो है 1939 से 1945, उसके बीच की जो घटनाएं हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के रूप में यूरोप में ये लड़ा गया, उसका प्रभाव विश्वव्यापी रहा। तो इस विश्व युद्ध का मुख्य कारण शक्तिशाली देशों में परस्पर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उसकी साम्राज्यवादी नीतियां थी। विश्व की अर्थव्यवस्था को इसी संकट में धकेल दिया, उसे उभरने के लिए विश्व को 3 दशक से अधिक समय लग गया। इस युद्धावधि में चारों ओर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बनी रही। माने यह युद्ध जो है अब यूरोप के देशों में लड़ा गया था, लेकिन उस समय यूरोपीय देश जो थे ये पूरे दुनिया में इन्होंने क्या किया, अपना उपनिवेश और साम्राज्यवाद को स्थापित किया और ये युद्ध जो है इनके साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कारण जो है वह उन देशों में भी इनका प्रभाव पड़ा जहाँ पे ये अपने साम्राज्यवाद को स्थापित किए थे। तो इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वह गड़बड़ हो गई और इस अर्थव्यवस्था का को सुधारने में 3 दशक का समय लगा। युद्धकालीन रूपांतरण क्या है, युद्ध के बाद देखिए इस युद्ध में दो गुटों का गठन हुआ था, युद्ध राष्ट्रों का गुट और केंद्रीय राष्ट्रों का गुट। केंद्रीय शक्तियां जो है इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो थे वह पहले गुट में थे। तो इसमें 4 वर्षों तक यह युद्ध चला है
अब इसके बाद पहले मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण कभी नहीं हुआ था कि युद्ध में संसार के औद्योगिक दृष्टि से अतनी राष्ट्र एक दूसरे के जूझ रहे थे। परम शत्रुओं का विनाश करने के लिए उनके पास बहुत से अधिक आधुनिक औद्योगिक शक्तियाँ एकत्रित हो चुकी थी। पहला औद्योगिक युद्ध जो है ये लड़ा गया, तो मानव सभ्यता के इतिहास में ये भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। अब देखिए इसमें क्या है कि इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का व्यापक स्तर से प्रयोग किया गया और ये सभी हथियार आधुनिक विशाल उद्योगों से भी बने हुए थे। मैंने जो उद्योग थे हथियारों के, वे उद्योग ये उद्योग थे वह हथियार बना रहे थे। तो ये हथियार जो युद्ध हुआ वो विभिन्न प्रकार के जो हथियार बनाए गए वह उद्योगों के द्वारा बनाए गए। तो यह युद्ध एक औद्योगिक युद्ध था। के लिए विश्व में अनगिनत सिपाहियों की भर्ती की गई, उन्हें विशाल जलपोतों एवं रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया गया। इस तरह से परिवहन सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ। मैंने युद्ध को जैसे जल मार्ग और स्थल मार्ग का प्रयोग किया गया और जल मार्ग में जो है हम क्या किए कि बड़े बड़े जलपोतों का उपयोग किए और स्थल मार्गों में हम एक साथ भारी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के लिए रेलगाड़ियों का प्रयोग किए। इस युद्ध में मौत और विनाश का जो तांडव रचा उससे औद्योगिक युग के पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने इतने लोग मारे गए इतनी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस युद्ध में 90 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे और 2 करोड़ सैनिक घायल हुए। जो लोग इस युद्ध में अतः हुए उनमें से अधिकांश लोग मैंने कम वर्ग से, कामकाजी वर्ग के थे, मैंने वे क्रियाशील के अंदर लगाते थे। जिसके युगों में काम करने वालों की संख्या धीरे धीरे क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। मैंने उस युद्ध में युवा वर्ग ज्यादा मारा गया, जिससे वहाँ पे काफी संख्या कम हो गई। के चलते लोग में कामकाजी पुरुषों की संख्या कम होने के कारण संपूर्ण समाज में परिवर्तन हुआ और पुरुष मोर्चे पर चले गए तो उनके कार्यों को करने के लिए स्त्रियों को घर से बाहर निकलना पड़ा। और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही हानिकारक हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध में कुल खर्च लगभग 186 अरब डॉलर हुआ। इस युद्ध के कारण हजारों नगर, खेत और कारखाने तबाह हो गए और व्यापार भी नष्ट हो गया। अब इसका जो है आर्थिक रूपांतरण, इस युद्ध का जो है अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। युद्ध के कारण आर्थिक दृष्टि से संसार के कुछ 70 शक्तिशाली देशों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब ये देश एक दूसरे से बदला लेने के उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन, जो कि इस युद्ध के पहले विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी ऋण लेना पड़ा। इस प्रकार इस युद्ध में अमेरिका को ऋण के बजाय ऋणदाता बना दिया। और कहने का अभिप्राय है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्तियों का मूल्य अमेरिका के अन्य देशों की सरकारों या उसके नागरिकों की संपत्तियों अधिक था। मैंने क्या हुआ कि इसका प्रभाव पड़ा कि जो दुनिया के तमाम जो देश थे वे पहले जो है वो बड़ी शक्ति विभाग शक्ति थी, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के नंबर 1 पे थी, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और वो अमेरिका से कट किया और उसका समझौता बन गया। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या हुआ, इसके पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए गए जो काफी मुश्किल काम थे। इसके पहले ब्रिटेन संसार की सबसे बड़ी व्यवस्था थी, परंतु उसके बाद वह भारतीय बाजार में अपनी पहले वाली स्थिति को बनाए रख सका और उसे भारत के साथ जापान से भी मुकाबला करना पड़ा। इसके अतिरिक्त युद्ध में ब्रिटेन से जो भी जय हुए उसके लिए वह अमेरिका से बहुत अधिक कर्ज ले चुका था। इस युद्ध के कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति से पहले वाला प्रभाव का वर्चस्व समाप्त हो गया। इसके बाद वह
वहाँ पे उस देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी और दूसरी ओर ब्रिटेन की सरकार ने अपने युद्ध संबंधी व्यय में भारी कटौती करना प्रारंभ किया और तथा शक्तिशालीकरण के माध्यम से विदेशी कर की भरपाई की जा सके। सरकार द्वारा किए गए उपाय संबंधी अनेक प्रयासों से देश में भारी संख्या में रोजगार समाप्त हो गए और 1921 ईस्वी में 5 में से 1 मजदूर बेरोजगार हो गए। माने वहाँ पे जो बेरोजगारी को बड़े हुआ अपनी कार्य को चुकता करने के लिए उसमें जो नीति बनाई वह उस नीति के तहत जो है वहाँ की बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ गई। मैंने काम को रोक दिया गया और जिससे जो है वहाँ पे बेरोजगारों की समस्या माने हर 5 में से 1 लोग बेरोजगार हो गए। अर्थव्यवस्था विश्व युद्ध के बाद जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट के दौर से गुजर रही थी। पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र था। जब युद्ध के दौरान यूरोप में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप की गेहूं की पैदावार में तुरंत सुधार आने लगा और स्थिति यह हो गई कि विश्व बाजार में गेहूं की अधिक उपलब्धता हो गई और इसका ये दुष्परिणाम यह हुआ अनाज की कीमतें गिर गई और ग्रामीण आय की कमी आ गई, जिसका किसान भारी कर्ज के संकट में आ गए। मैंने अब वहाँ का उत्पादन तेजी से बढ़ा तो जिससे उनकी फसल जो है वह उचित मूल्यों में बिकी नहीं और जिससे लागत नहीं निकल पाई, किसानों की लागत नहीं निकल पाई और वे कर्ज में डूब गए। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बृहद उत्पादन पद्धति क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में कई राज्यों की अर्थव्यवस्था भले ही चरमरा गई, परंतु इस युद्ध में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अत्यंत लाभ हुआ। यहाँ तक कि युद्ध के पश्चात भी अमेरिका में सुधार की गति तेज भी रही। यद्यपि कुछ समय के लिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका भी लगा, फिर भी 20 के दशक के प्रारंभ में अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेज से प्रगति होने लगी। 1920 ईस्वी के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बृहद उत्पादन पद्धति थी। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणा से उन्होंने शिकागो में एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन के अनुरूप डेट्रॉयट ने अपने कार कारखानों में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। शिकागो के बूचड़खाने में कटे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने अपने हिस्से का मांस उठाकर बाहर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन में भी असेंबली लाइन के प्रयोग के समय और पैसा दोनों की बचत की जा सकती है। असेंबली लाइन को अपनाया जाना। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम करना होता था, जैसे कि कार के किसी विशेष पुर्जे को ही लगाते रहना। काम की गति इस बात की से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस गति से चलती है। इस प्रणाली से काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद किसी भी मजदूर को अपने काम में ढिलाई करने या कुछ क्षण के लिए सुस्ताने का भी अवसर नहीं मिल पाता था और वह अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होने लगी और टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। मैंने उसने कार के उत्पादन को क्या किया, तेजी से आगे बढ़ाया। तो इससे जो है वहाँ पे उत्पादन तेजी से बढ़ा और इसके आगे के भाग को हम आपको कल बताएंगे।